हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है विश्व युद्धों की इतिहास। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का यानी कि इकाई 4 का जो फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग है और उसी में बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड मैप पे कौन सा कंट्री जैसे रसिया कहाँ पे है, तुर्की कहाँ पे है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। क्योंकि उन सारी जितने भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। तो इसलिए उनका लोकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि अब उनका लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, भूमिका निभाया था युद्ध को लड़ने के लिए। तो इसलिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जा करके देखिए, और अगर आपने देख लिया है तो ये वीडियो को देखिए कंटिन्यू, आगे बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों और देखते हैं कि विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ था। और सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अभी तक के इतिहास में विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुका है। वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार हुआ है। अगर आपको पता है तो वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने देख लिया कि कब हुआ था वर्ल्ड वार। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड वार कहते किसे हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से कंट्रीज जो हैं क्या भूमिका बना था विश्व युद्ध को लड़ने के लिए। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये भी देखा था कि वर्ल्ड वार होने का कारण क्या था। तो उसमें से पहला हम लोगों ने जो कारण देखा था वो बच्चों वो था उग्र राष्ट्रवाद। क्या था? उग्र राष्ट्रवाद। अब ये उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, अब देखो, अब हमें आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सैन्यवाद से, कि वर्ल्ड वार करवाने में जो दूसरा भूमिका निभाया था, दूसरा जो कारण था वो था सैन्यवाद। अब बोलिएगा कि सर ये सैन्यवाद का मतलब क्या होता है? सैन्य से मतलब क्या है? सैनिकरण। सैनिकरण कहने का मतलब क्या हुआ? सैनिकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि अपनी सेना में इन्वेस्ट करना, मतलब अपनी सेना को मजबूत बनाना। यानी कि विश्व में उस समय 1914 के आसपास या उससे पहले एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी बच्चों कि विश्व के जितने भी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, जो अलग अलग विश्व के अलग अलग अपने से अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज था, उसके पास जा करके उसके सारे हिस्से को कब्जा में ये लोग क्या कर लेते थे? कब्जा कर लेते थे, और साथ ही साथ उसके ऊपर शासन करना शुरू कर देते थे। तो आप अब तो सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और जा करके किसी दूसरे देश के ऊपर आप कब्जा कीजिएगा, तो आपका जो होल्ड है, क्योंकि आप वहाँ के लोगों की अनुमति के बिना जा करके उसके ऊपर कब्जा किए हैं, वहाँ पे उसके ऊपर रूल कर रहे हैं, तो आप कब तक उसके ऊपर रूल कर पाइएगा? जब तक आपका पावर मजबूत है, यानी कि जब तक आप उससे शक्तिशाली हैं तभी आप उसके ऊपर शासन कर पाइएगा। जब वो आपसे शक्तिशाली हो जाएगा या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको अगर सपोर्ट कर देता है और अगर आप उसके सामने कमजोर हो जाते हैं, तो आपका यहाँ से जो सत्ता है वो क्या हो जाएगा? छीन जाएगा। यहाँ से जो आपका सत्ता है वो क्या हो जाएगा? छीना जाएगा। इसलिए जितने भी औपनिवेशिक शक्तियां थी, जैसे क्या हो गया, रूस हो गया, या फिर रूस हो गया, जर्मनी भी बाद में आया था, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब क्या था? ये सब औपनिवेशिक शक्तियां थी। अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में जा करके कब्जा कर लेती थी जगहों को और वहां पे शासन करती थी। तो इन लोगों को अपने यहाँ मतलब अपना सेना को मजबूत करना क्या बन गया था? मजबूरी बन गया था। क्योंकि जब तक ये लोग अपनी सेना को मजबूत नहीं करेंगे तब तक अपने उपनिवेशों को बचा करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ये कारण था। अब देखो क्या करा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है बच्चों कि यूरोपीय देश अपनी सैनिक शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यानी कि जो भी यूरोपीय देश थे, और हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि यूरोपीय देश किसे कहेंगे, यानी कि जो जो यूरोप महादेश के बारे में हमने बताया था कि यूरोप महादेश कौन सा है, कहाँ पे यूरोप महादेश है। तो आपको बताया भी थे कि यूरोप महादेश कहाँ पे है। आप ये देखिएगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब क्या कहलाता है? यूरोपीय महादेश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इसके अंदर जितने भी कंट्रीज है वो सब के सब क्या है? यूरोपीय कंट्रीज कहलाएंगे। ये
यूरोप है, ठीक है, यूरोपीय महादेश है। तो इसके अंदर जितने भी कंट्रीज थे वो सब के सब क्या कर रहे थे 1914 के आसपास, वो लोग कर रहे थे अपना सारा का सारा ध्यान जो था वो किस पे केंद्रित कर रहे थे, यानी कि उनका मेन फोकस किस चीज के ऊपर था, तो सैनिक शक्ति के ऊपर था। किसके ऊपर था बच्चों, सैनिक शक्ति के ऊपर। अब आपको रीजन भी बता दिया कि सैनिक शक्ति के ऊपर ये लोग अपना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे थे, अपनी सेना को मजबूत क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये दूसरे हिस्से में जा करके वहां के लोगों के ऊपर शासन करते थे और अपना उपनिवेश बना लेते थे। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उस चीज को बनाए रखने के लिए इनको सेना को मजबूत करना मजबूरी था, इसलिए लोग करते थे, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। सोच करके देखो कि उस समय की कितनी भयावह स्थिति थी। मतलब ये लोग अपना साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए, सोच के देखिए कि कितना मतलब लालची हो गए थे ये लोग कि उस कंट्री का, यानी कि मान लीजिए इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का जितना भी इनकम होता था, जो सालाना उस देश का जो इनकम होता था, उसका 85% जो खर्च होता था वो किसके ऊपर करता था बच्चों, सेना के ऊपर खर्च कर देता था। यानी कि सोच करके देखो कि अगर इंग्लैंड 100 रुपया कमा रहा है एक साल में, तो उसका 85 रुपया जो खर्च है वो कहाँ पे कर देता था, वो सेना के ऊपर। और बाकी जो लोगों की भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सड़क बनवाना, बिजली लगवाना, फैक्ट्रीज लगवाना, ये सारा का सारा कार्य मात्र 15 रुपए के अंदर करता था। और बाकी जो 85 रुपया वो किसके ऊपर खर्च किया जाता था, सैनिक तैयारियों के ऊपर खर्च किया जाता था। तो सोच करके देखो कि उस समय के जो कंट्रीज थे वो कितना मतलब अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए इतना खर्च करते थे। और इसी के बीच में अगर दूसरा कोई आकर के इंटरफेयर कर दे तो सोच करके देखो कि लड़ाई होना निश्चित है। तो यही हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या करा है कि अब कौन कौन था, तो ज्यादा जो फोकस कर रहा था वो कर रहा था इंग्लैंड और दूसरा जर्मनी कर रहा था। अब देखो क्या है कि 1913 से 14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7 लाख तथा 7,60,000 और रूस में 15 लाख की अस्थायी सेना थी। सोच करके देखो कि उस समय 1913-14 का ये आंकड़ा है। और उस समय क्या बता रहे हैं बच्चों कि फ्रांस के पास लगभग कितनी सेना थी, 8 लाख की सेना थी, यानी कि 8 लाख किसके पास सैनिक थे। जर्मनी के पास 7,60,000 सेना थी और रूस के पास कितना था बच्चों, 15 लाख की सेना थी, अस्थाई सेना थी। और रूस बड़ा भी है, 15 लाख क्यों है, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये रूस है। तो सोच करके देखो उस समय तो और भी बड़ा था, ये वाला हिस्सा भी रूस के अंदर ही आता था, पूरा कजाकिस्तान ये वाला हिस्सा। तो इतना बड़ा जो कंट्री था, तो इसके पास कितनी बड़ी सेना थी, 15 लाख की सेना थी, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड का आधिपत्य था। अब देखो ये तो हो गया स्थल सेना की बात। अब बात करें कि जल सेना में, जल सेना कहने का मतलब क्या है, नेवी, यानी कि समुद्र के रास्ते, समुद्र की रक्षा करने के लिए जो सेना होती है उसको क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं। और भारत के भी 3 सेनाएं हैं, कौन कौन, तो स्थल सेना के लिए क्या है, स्थल सेना आर्मी होती है। अगर हवा में मतलब पूरा हमारा जो वायु वाला जो सीमा है उसकी देखरेख करने के लिए वायु सेना है, एयरफोर्स जिसको बोलते हैं। और तीसरा है जो जल में, यानी कि समुद्री तटों की रक्षा करने के लिए, समुद्री क्षेत्रों में जो हमें रक्षा करती है उस सेना को क्या बोलते हैं बच्चों, तो नेवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं, समुद्री सेना बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तो समुद्री सेना में अगर देखिएगा तो समुद्री सेना में देखिएगा तो इंग्लैंड का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था बच्चों, इंग्लैंड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है इंग्लैंड, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, अब आगे अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पे बता रहा है कि जर्मनी ने इसको चुनौती के रूप में लिया। हमने देखा था कि जर्मनी, इंग्लैंड क्या था, इसमें आगे चल रहा था। और जर्मनी इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया था कि इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए, यानी कि इंग्लैंड उस समय क्या था, नेवी में सर्वशक्तिशाली था, तो इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए यानी कि बोला कि हम इंग्लैंड से आगे बढ़ जाएं, नौसैनिक के रूप में जर्मनी चाहता था कि हम इंग्लैंड से आगे बढ़ जाएं। इसलिए वो क्या किया कि नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया। 1912 में जर्मनी ने इम्पेरेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। यानी कि अब इंग्लैंड तो हम तो जाने कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर मान लो कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं, तो इंग्लैंड क्या था कि समुद्री क्षेत्र में बहुत ही पावरफुल था, समुद्र में उससे टक्कर कोई नहीं लेता था। इंग्लैंड अगर समुद्र में मान लीजिए युद्ध हो रहा है इंग्लैंड के साथ, तो उसमें कौन जीतता था, इंग्लैंड ही जीतता था। वो फ्रांस को भी हरा चुका था, उसका टक्कर देने वाला, यानी कि इंग्लैंड को टक्कर देने वाला मात्र एक
कंट्री था वो कौन था? फ्रांस था। कौन था बच्चों उस समय? उस समय था फ्रांस। जब इंग्लैंड इंडिया के ऊपर अटैक मतलब क्या कर रहा था, शासन चला रहा था, जब इंग्लैंड ब्रिटिश इंडिया जब था वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में था, यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इंग्लैंड वाले क्यों सक्सेसफुल हो गए थे इंडिया के ऊपर शासन करने में? क्योंकि उनको आना पड़ता था, समुद्री मार्ग से होकर के आना पड़ता था। तो समुद्री सेना उसकी जो थी वो क्या थी? बहुत ही मजबूत थी। क्योंकि जब वो भारत के ऊपर भी वो क्या करना चाहता था, साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, तो उस समय भी बहुत सारी शक्तियां थी, जैसे फ्रांस हो गया, पुर्तगाली हो गए, स्पेन वाले हो गए, डच हो गए, ये सभी के सभी वो भी चाहते थे इंडिया में आए। लेकिन उनके बीच में क्या होते रहता था? युद्ध होते रहता था, और इंग्लैंड सबको मार के भगा दिया था यहाँ से। तो क्यों भगा दिया था? क्योंकि उसकी सेना जो थी, नेवी जो थी, वो बहुत ही पावरफुल थी। तो इसलिए उसका टक्कर का कोई नहीं था, इंग्लैंड के नेवी का टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन इस चीज को दिखाने के लिए जर्मनी ने बोला कि हम इसका टक्कर लेंगे, और उसने क्या किया जर्मनी ने कि 1912 में जर्मनी ने क्या किया? इंपरेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, यानी कि ऐसा जहाज इंग्लैंड के पास भी नहीं था। ठीक है, और इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यानी कि उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन था? तो वो था इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद दूसरा जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना वो कौन बना बच्चों? वो बन गया जर्मनी। अब देखो क्या होता है। और जर्मनी किसका दुश्मन था उस समय? उस समय दुश्मन था इंग्लैंड का। अब इस चीज को देखो आगे कैसे मतलब ये पॉलिटिक्स चलता है, और ये एक विश्व युद्ध के रूप में कारण बनता है, ये एक विश्व युद्ध के रूप में सामने होकर के आता है। उसको देखते तो देखो क्या है अगला जो कारण बना था विश्व युद्ध होने का, वो था बच्चों गुटों का निर्माण। अब बोलिएगा गुट का निर्माण कहने का मतलब क्या हुआ? गुट मतलब हुआ ग्रुप। गुट का मतलब क्या हो गया बच्चों? ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाना, जैसे जो भी विश्व के जितने भी कंट्रीज थे, खास करके यूरोपीय देश, तो वो लोग क्या करते थे कि उनकी थिंकिंग के अनुसार, मतलब उनके सोच के अनुसार, उनकी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी कि उनके हितों के अनुसार जो भी उससे मैच करता था वो क्या बना लेता था? एक ग्रुप बना लेता था, ट्रीटी कर लेता था। क्या कर लेता था बच्चों? ट्रीटी। और हिंदी में इसको बोलते हैं संधि। हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? संधि बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी बोलते हैं। तो ये लोग क्या कर लेते थे? आपस में ट्रीटी कर लेते थे कि अगर हमें कोई मारने आएगा तो तुम भी मेरे साथ आना, और हम दोनों लोग मिलकर उसको मारेंगे। इसी प्रकार का ये लोग क्या करते थे? ट्रीटी करते थे। अब देखो इसको समझेंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या पॉलिटिक्स हुआ था उस समय। अब देखो क्या करा है, जब ये लोग गुटों का निर्माण किए, मतलब देखो क्या करें यहाँ पे कि साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश, यानी कि जितने भी यूरोपीय कंट्री जो शक्तिशाली थे वो क्या थे? साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार थे। अब बोलिएगा ये लिप्सा का मतलब क्या होता है? लिप्सा का मतलब होता है लालच। लिप्सा का मतलब क्या होता है बच्चों? लालच। और ये लोग क्या थे? किस चीज के लालची थे? किस चीज के लिए लालची के शिकार, लालच का शिकार हो गए थे? तो साम्राज्यवादी लिप्सा का, साम्राज्यवादी लालच था। साम्राज्यवादी कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जा करके उन क्षेत्रों को कब्जा बनाने का इनको लत लग गया था। मतलब सब लोग चाहता था कि अच्छा वहाँ पे है, चलो हम भी जा करके और क्या कर लेते हैं? कब्जे में लेकर के वहाँ पे शासन करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन वाला इंडिया आ गया, श्रीलंका में आकर के शासन करने लगा, म्यांमार के ऊपर शासन करने लगा। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों के ऊपर किसका शासन था? इंग्लैंड वालों का शासन था। उसी तरीके से और भी जो यूरोपियाई कंट्री थे वो भी चाहते थे कि हम भी अलग अलग प्रदेशों में जाकर के क्या करने लगे? अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। अब आपस में बहुत सारे लोग जाने लगेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा मारपीट तो होना लाजमी है। ठीक है, तो यही स्थिति हुआ। अब देखो क्या करा है कि अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे, और एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर राष्ट्र रणनीति तय करने लगे थे। यानी कि बोला कि अच्छा तुम्हारा भी उधर है ना, मतलब ये लोग क्या करते थे कि देखो अब यहाँ से हम एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं आपको। जैसे यूके हो गया, यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस वाला भी आया था, तो इसके बीच में क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद सबसे जो पिछड़ा हुआ था वो था जर्मनी। लेकिन जर्मनी में बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और जर्मनी जो है वो बाद में क्या बना? एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, ये सब तो कब्जा कर चुका था। अब जर्मनी कहाँ पे जाए? अब जर्मनी किन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले? तो उसको तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो उसका दुश्मन कौन बन गया? दोनों। यानी कि ज्यादातर जो फ्रांस का फोकस था वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर था, और ज्यादा फोकस यूके के जो फोकस था वो था इंडिया, और इंडिया से रिलेटेड जो एशियाई देश थे वहां पे इसका फोकस था, और साथ ही साथ अमेरिका में इसका फोकस था, जिसके बारे में हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी पढ़े
थे। अब सोच करके देखो कि जर्मनी भी शक्तिशाली बन गया, तो ये क्या बोला कि अब हमें भी चाहिए फुल इज्जत। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम लोग तो मतलब पूरा का पूरा साम्राज्यवादी कहला रहे हो, इतना इज्जत पा रहे हो वर्ल्ड में, और हमें भी क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। तो इज्जत चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, साम्राज्य बनाना पड़ेगा, और साम्राज्य बनाने के लिए कोई जगह तो है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड वाला भी कब्जा किए हुए है और फ्रांस वाला भी कब्जा किए हुए हैं। तो अब जाए तो जाए कहाँ, तो अब कहीं ना कहीं तो इससे छीनना पड़ेगा, या तो इंग्लैंड से छीने या फ्रांस से छीने, तो क्या होगा, दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बताने के लिए कि इंग्लैंड अच्छा समुद्री रास्ते में, मतलब समुद्री सेना में क्या है, सर्वशक्तिशाली है, तो हम भी अपनी समुद्री सेना को मजबूत करेंगे और किससे टक्कर लेंगे, ब्रिटेन से टक्कर लेंगे। अब सोच करके देखो कि ये दोनों जर्मनी वाला जो है वो दोनों के साम्राज्य के ऊपर अटैक कर रहा है। देख रहा है जर्मनी की फ्रांस यहाँ पे कब्जा किए हुए, तो फ्रांस से छीन ले, इधर एशिया वाले क्षेत्र में अमेरिका ये ब्रिटेन वाला कब्जा किए हुए, तो ब्रिटेन से भी छीन ले। तो सोच करके देखो कि इसका दोनों का कॉमन दुश्मन कौन हो गया, यानी कि इंग्लैंड वाले का भी और फ्रांस वाले का भी जो कॉमन दुश्मन है वो कौन बन गया, जर्मनी, क्योंकि दोनों के साथ युद्ध कर रहा है। जर्मनी जो है वो दोनों लोगों से टक्कर ले रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, ग्रुपिंग बनना शुरू हो गया, ग्रुप बनना शुरू हो गया। अब इंग्लैंड वाले और फ्रांस वाले बोलेंगे कि भाई हम लोग मिल जाते हैं, और जर्मनी बहुत तेज बन रहा है इसलिए इसको पीटना पड़ेगा। तो इस चीज को बनाने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, ग्रुप बनाया, गुट का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसी के बारे में पढ़े। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पे कि इस परिणाम स्वरूप यूरोप में गुटों में बट गया, और यूरोप धीरे धीरे सैनिक शिविर का रूप लेते जा रहा था। यूरोप में यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से ही जारी था, यानी कि गुट बनाने का, यानी कि अपने अपने पक्ष में मिलाने का जो प्रक्रिया था वो क्या था, 19वीं शताब्दी से ही जारी था। यूरोप में गुटबंदी की अब अगर कहा जाए कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है बच्चों, जर्मनी का जो चांसलर था वो था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क को जाता है, यानी कि यूरोप में सबसे पहले गुट बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि अपना अपना ग्रुप बनाने का जो प्रक्रिया है वो किसको जाता है, यानी कि सबसे पहले शुरुआत यूरोप में ग्रुप बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था, तो वो किया था बिस्मार्क। अब बोलिएगा कि बिस्मार्क कौन है, तो बिस्मार्क जो है वो बच्चों जर्मनी का चांसलर था। कौन था, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर था, और जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था बिस्मार्क, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। जर्मनी छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था, और जर्मनी को एक करके जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में बनाया। और कौन बनाया था, तो वो बनाया था बिस्मार्क नहीं बनाया था। किसने बनाया था बच्चों, बिस्मार्क नहीं बनाया था। और जर्मनी को मजबूत किया, और जर्मनी को खड़ा किया, और इंग्लैंड से टक्कर लेने के लिए और विश्व युद्ध करवाने में मतलब जर्मनी का बहुत ही बड़ा भूमिका था। और वो कौन था बच्चों, बिस्मार्क ने शुरू किया था गुट बनाने की प्रक्रिया यूरोप में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या करे कि उसने किसने जर्मनी ने सन 1789 में यानी कि बिस्मार्क ने क्या किया था कि 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि किया था। सबसे पहले गुट बनाने का, यानी कि दोनों लोग आएंगे और एक पेपर होगा, और पेपर के अच्छा, ये गुट बनाने का, संधि का मतलब क्या होता है, ट्रीटी कहने का मतलब क्या हुआ, द्वैध संधि। द्वैध कहने का मतलब क्या है, दो लोग। द्वैध संधि कहने का मतलब क्या है, दो लोग, यानी कि दो लोग मिल करके एक संधि करते हैं। और संधि कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पेपर है यहाँ पे, और पेपर पे कुछ बातें लिखी गई है कि भाई अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। अगर कोई युद्ध होता है, अगर कोई दूसरा देश तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो हम अपने ऊपर मानेंगे, और अगर कोई तुम्हारे साथ पंगा लेता है तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे। और अगर तुमसे कोई युद्ध करता है तो हम भी सोचेंगे कि मेरे ऊपर अटैक हो गया है और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और इसी के ऊपर दोनों लोग अगर साइन कर देते हैं तो ये जो प्रक्रिया ये क्या कहलाता है, ट्रीटी कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रीटी, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो इसी प्रकार का संधि जो है वो बिस्मार्क ने किसके साथ किया था, ऑस्ट्रिया के साथ किया था, और वो खुद किसका चांसलर था, जर्मनी का चांसलर था। तो 1879 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, एक ट्रीटी किया था, एक संधि किया था, द्वैध संधि किया था। और यहीं से संधि, तो एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं कि इन लोगों ने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। तो यही ग्रुप बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था, बिस्मार्क। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या करा कि 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट बना।
पहले तो द्वैध संधि हुआ, यानी कि दो गुट बना, दो गुट मतलब द्वैध संधि मतलब दो लोगों ने बनाया। अब तीन लोगों ने मिलकर के एक और संधि किया, और वो कब हुआ था बच्चों? 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट बना, ट्रिपल अलायंस जिसको बोलते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल हुए थे। यानी कि तीन 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 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। कौन? पहला हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा हो गया इटली। और ये तीन लोग मिलकर के क्या बनाए थे? एक त्रिगुट बनाए थे, ट्रिपल अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? संबंध। अलायंस करने का मतलब क्या होता है? संबंध, मतलब ग्रुप बनाना। तो दोनों लोगों के बीच में अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में अगर समझौता हो जाता है तो उस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलायंस। अलायंस मतलब समझौता, संधि। तो तीन लोगों ने मिल करके किया था, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल अलायंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रिपल अलायंस बोलेंगे। और ट्रिपल अलायंस किसके किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था जर्मनी के बीच में, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में और इटली के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। इतना क्लियर हो गया? अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब क्या यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। अब देखो फ्रांस को घेरने के लिए, अगर आप यहाँ मैप पे देखिएगा तो आपको दिखाते हैं। देखिए मैप पे यहाँ पे आपको फ्रांस दिखाई देगा, ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो देश दिखाई दे रहा है वो कौन है? ये है फ्रांस। और इसी के बगल में है जर्मनी। यहाँ पे देखो ये है जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे है यूके। अब सब देखो आपस में पड़ोसी है। और देखो दूसरे की तरक्की से जलता कौन है? अगर सोच करके देखो कि अगर इंग्लैंड इतने बड़े क्षेत्रों के ऊपर शासन कर रहा है तो जलेगा कौन? जाहिर सी बात है उसका पड़ोसी जलेगा। तो पड़ोसी कौन है? देख रहे हो यहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है। तो ये सब अगर कोई व्यक्ति तरक्की करता है या फिर कोई भी कंट्री भी तरक्की करता है तो उसका पड़ोसी क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो यही स्थिति इसके साथ भी हुआ। इंग्लैंड इतने बड़े क्षेत्रों के ऊपर शासन कर रहा था, अमेरिका के ऊपर शासन कर रहा था, इंडिया के ऊपर उसका शासन था, पूरा श्रीलंका हो गया, इन क्षेत्रों के ऊपर इंग्लैंड का शासन था। तो इससे कौन जल रहा था? जर्मनी जल रहा था। और इसीलिए वो चाहा, और साथ ही साथ फ्रांस भी था, फ्रांस भी आगे तरक्की करने लगा था। तो फ्रांस से जलन के कारण फ्रांस को घेरने के लिए जर्मनी नहीं चाहता था कि फ्रांस मजबूत हो जाए, फ्रांस एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर ले। इस चीज को रोकने के लिए जर्मनी ने क्या किया था कि त्रिगुट अलायंस बनाया था। किसके साथ बनाया था बच्चों? तो वो बनाया था इटली के साथ बनाया था, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ बनाया था और एक खुद था। और इन लोगों ने मिल करके फ्रांस को घेरने के लिए ये गुट बना लिया। अब सोच करके देखो कि अगर आप किसी को घेरने जा रहे हैं तो उसको तो जाहिर से लगेगा कि अच्छा ये मेरे खिलाफ क्या बन रहा है? गुट बन रहा है। तो क्यों ना हम भी किसी अलग गुट में शामिल हो जाएं। हम भी अपने सोच के हिसाब से, जो भी मेरे कंट्रीज हमारे सोच में आ रहे हैं, जो मेरे थिंकिंग के ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे थिंकिंग के अनुसार चलते हैं, तो उनके साथ हम भी समझौता कर लेते हैं। तो देखो जर्मनी किसके साथ पंगा ले रहा था? तो वो ले रहा था बच्चों ब्रिटेन के साथ ले रहा था। किसके साथ ले रहा था? ब्रिटेन के साथ ही साथ फ्रांस के साथ भी पंगा ले रहा था। सोच करके देखो। तो ये दोनों लोग क्या किए आपस में? ये लोग भी आगे देखिएगा, आगे आपको बताएंगे कि ये लोग भी आपस में क्या किए? समझौता किए। और साथ ही साथ रसिया भी इनके साथ में आया था। तो यूके, फ्रांस और रसिया ने क्या कर लिया था? आपस में समझौता करके वो भी एक ग्रुप बना लिया। अभी एक ताजा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप देखिएगा, अभी अभी वर्तमान का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी सबसे जो शक्तिशाली देश है वो कौन सा देश है बच्चों? अगर आपसे पूछे कि अभी अभी वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश कौन है, सबसे पावरफुल देश कौन है, तो आप बोलिएगा कौन कौन है? आप बताइए। वो है अमेरिका। कौन है बच्चों? अभी तक का, अगर भविष्य में ये नहीं जानते कि अमेरिका पावरफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान में अगर किसी से पूछिएगा तो बोलेगा, कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि अमेरिका सबसे क्या है? शक्तिशाली देश है। सोच करके देखो, अब अमेरिका शक्तिशाली है। अब अमेरिका जो है वो अपना पावरफुल, अपना कोई भी काम करवाना चाहता है तो लोगों को डरा करके या फिर उनके बीच में युद्ध करवा करके अपना बात को क्या कर लेता है? सही सिद्ध करवा लेता है। अब सोच करके देखो कि अमेरिका यहाँ पे पावरफुल है तो ये इसको अच्छा लगेगा, पूरे वर्ल्ड में इसको इज्जत मिलती है, ठीक है। चाहे वो डर से करे या फिर प्यार से करे, लोग इज्जत करता है अमेरिका का। अब सोच करके देखो कि इसके टक्कर का कोई व्यक्ति सामने आ जाए, मतलब अब अमेरिका यहाँ पे पावरफुल है, उसको पूरे विश्व में इज्जत मिल रहा है। अब सोच करके देखो कि उसी तरीके का पावरफुल कोई एक कंट्री आ जाए तो क्या अमेरिका को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इस चीज के लिए तो इसी का टक्कर देने वाला एक कंट्री है कौन? चाइना। यहाँ पे देखो भारत के बगल में भारत का पड़ोसी है, क्या नाम है इसका? चाइना, चीन है।
अब चीन जो है वो ऐसा कहा जाता है कि 2050 आते आते 2050 से पहले भी चीन होगा वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हो जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब सोच करके देखो कि अमेरिका को लग रहा है कि अच्छा मेरा तो जो पावर है, मेरा जो रुतबा है पूरे विश्व में वो तो खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना चीन को रोका जाए। तो चीन को रोकने के लिए, और सोच करके देखो चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया, ग्रुपिंग बनाना शुरू किया जो इतिहास में हो चुका है। अगर आप उसको वर्तमान से जोड़ करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखो वही स्थिति यहाँ पे, अब अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, अमेरिका को ओवर पावर करने के लिए चाइना आ गया है, ठीक है, चाइना मजबूत हो रहा है, चाइना शक्तिशाली हो रहा है, तो चाइना को रोकने के लिए अमेरिका क्या किया, एक ग्रुप बनाया, क्यों ना चाइना को रोका जाए। और चाइना को रोकने के लिए आपने एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं क्वाड, बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड। क्वाड का नाम आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो अभी क्वाड बना है, क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का नाम सुने हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं होती है, तो उसी चीज के लिए चतुर्भुज होता है, ठीक है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है बच्चों, ये क्या है, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज, 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज, तो इसी का नाम यूज करके बनाया गया है, क्वाड बनाया गया है। और क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो अमेरिका हो गया, यहाँ पे देखो अगर इसको मोड़ेंगे यानी कि इसको, ये क्या है, वर्ल्ड गोल है, और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए क्या है, पेज पे फाड़ा गया है, तो अमेरिका इस साइड है, लेकिन अगर आप इधर से भी देखेगा तो अमेरिका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए, और चाइना यहाँ पे, तो इस चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया है, क्वाड बनाया है। और क्वाड में कौन कौन सा कंट्री है, तो यहाँ पे देखो इंडिया हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अमेरिका है, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे अमेरिका है, और इधर है जापान। तो ठीक है ना, ये चार लोगों ने मिल करके क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। क्या बनाया है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, चार चतुर्भुज बनाया है नाम से, जिससे क्या किया जाए, चाइना को कंटेन किया जा सके। तो यही स्थिति हुआ था, तो एक ग्रुप बना ना, इसको क्या बोलेंगे, गुट बोलेंगे। तो इसी प्रकार का एक ग्रुप बनाया था, कौन बनाया था, त्रिगुट बनाया था, कौन, बिस्मार्क ने, किसके खिलाफ बनाया था, फ्रांस के खिलाफ बनाया था। अब देखो, अब यहाँ पे वो वाली स्थिति और ये वाली स्थिति बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो चाइना जो है वो बहुत ही बदमाशी करता है। क्या करता है बच्चों, चाइना जो है वो बहुत ही बदमाशी करता है, चाइना को रोकना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो वो क्या करता है, इंडिया के अंदर भी क्या कर देता है, इनकर्जन कर देता है, इंडिया के अंदर घुस जाता है, और इंडिया के कुछ हिस्से को अपना बताने लगता है चाइना, भारत के कुछ हिस्से को। तो चाइना को रोकना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा क्या है, एनिमी है, हमारे लिए खतरा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चाइना है। तो इस चीज को समझिए। और यहाँ पे देखो चाइना की गलती भी है, चाइना क्या करता है कि यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इधर हो गया, और बहुत सारे, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन सारे कंट्रीज को ये क्या करते रहता है, धमकाते रहता है। मतलब अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाए तो आपको क्या पता चलेगा, देखो ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्र है, समुद्र में क्या है, मछलियाँ होती है, बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन होते हैं समुद्र के अंदर। चाइना देखो, चाइना यहाँ पे है, लेकिन चाइना बोलता है कि भाई, अब देखो चाइना जो समुद्र का हिस्सा है, समुद्र का जो पानी है, उसके क्षेत्र जो है वो जिस कंट्री के किनारे होगा उसी का पार्ट होगा। यानी कि अगर ये इंडिया है तो इतना क्षेत्र क्या होता है, उसी कंट्री का माना जाता है कि यहाँ का जो समुद्र है इसके ऊपर किसका कब्जा होगा, जिस देश का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल दे रहे, तो इतना जो पार्ट है इंडियन ओशन का, वो किसका भाग होगा, किसके अंदर में आएगा, इंडिया के अंदर में आएगा। यहाँ पे मछली पकड़ना या फिर जो भी काम है, अगर पेट्रोलियम निकलता है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, इंडिया का अधिकार होगा। सोच करके देखो, तो इसके बगल में चाइना क्या करता है, चाइना की बदमाशी देखो क्या है। चाइना क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, देखो जैसे यहाँ फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इन सारे क्षेत्रों के ऊपर चाइना यहाँ पे है, लेकिन बोलता है कि भाई यहाँ तक मेरा हिस्सा है, पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा वो मेरा होगा, ये वाला भी हिस्सा मेरा होगा। सोच करके देखो। और इन देशों के जो मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं या फिर जो नौसैनिक यहाँ पे आते हैं तो उनको धमका देता है, बोलता है कि मारेंगे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए यानी कि दादागिरी करता है। तो इस चीज़ को रोकना क्या है, जरूरी है ना, मतलब एक तरीके से नियम कायदा कानून से नहीं चलता है। तो इस चीज़ के लिए चाइना को कंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमने बता दिया आपको। अब देखो, तो इसी प्रकार से जो त्रिगुट बना था, किसने बनाया था, बिस्मार्क ने बनाया था। किसके अगेंस्ट में बनाया था, किसके विरुद्ध बनाया था, तो फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। ठीक है। अब देखो क्या करा कि यद्यपि इटली की विश्वसनीयता संदिग्ध थी, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली जीतना था।
इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय संधि बनाई, जिसको क्या बोला गया बच्चों, ट्रिपल एटांत बोला गया। क्या बोला गया, ट्रिपल एतांत बोला गया। और ये कब बना था, 1907 में बना था। कब बना था, 1907 में। देखा कि बिस्मार्क जो है वो फ्रांस को कंटेन करने के लिए ग्रुप बना रहा है, तो क्यों ना हम भी बनाए। तो इसलिए फ्रांस ने क्या किया, रूस के साथ मिलकर के, रूस और ब्रिटेन के साथ मिलकर के एक ट्रिपल एतांत ग्रुप बनाया। क्या बनाया बच्चों, त्रिदेशीय संधि किया 1907 में। ये आपको याद रखना है कि त्रिदेशीय संधि कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। अब देखो क्या करा है कि यह सामान्य हितों और समझदारी पर आधारित ढीला ढाला गठजोड़ था। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया था। अब सोच करके देखो कि एक साइड हो जाए यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एक साइड फ्रांस हो जाए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, एक साइड फ्रांस हो जाए, रसिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, इधर से जर्मनी हो जाए, इटली हो जाए, ऑस्ट्रिया हो जाए, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो जाए। अब सोच करके देखो कि इतने बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश अगर आपस में लड़ेंगे तो उसकी भयावहता कितनी घातक होगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये चीज़ देखने को मिला भी था। अब देखो घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि घटनाक्रम हुआ क्या था। घटनाक्रम तक आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ था, ये युद्ध खत्म कैसे हुआ था। अब देखो बच्चों क्या करें कि 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए, घटनाक्रम इसका क्या था कि मतलब शुरू कैसे हुआ था ये युद्ध। तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के वर्षों में इस तरह के से घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे मोरक्को का प्रश्न हो या बाल्कन द्वीप का मुद्दा हो, ये सभी युद्ध को निकट लाने का कार्य कर रहे थे। अब देखो इतनी ज्यादा, ये जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थे इनके बीच में इतनी ज्यादा मतलब असंतोष पैदा हो गया था। लोग एक दूसरे को इतने शक के निगाहों से देखते थे कि छोटा छोटा भी अगर कोई इशू आता था ना तो उसके ऊपर आपस में ये लोग लड़ना शुरू कर देते थे। मतलब एक तानातानी वाली स्थिति हो जाती थी कि अब मारेंगे कि कब मारेंगे, इस प्रकार की स्थिति हो जाती थी। अब देखो क्या करें कि 1904 ईस्वी में आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। इससे जर्मनी को बड़ा क्षोभ हुआ। अब देखो हम बताएं ना कि ब्रिटेन वाला और फ्रांस वाला पहले से ही साम्राज्यवादी कंट्री कहलाता था, उसके बड़े बड़े साम्राज्य अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में था। इस चीज से जलता था, कौन जलता था, जर्मनी जलता था। अब यहाँ पे देखो 1904 में एक समझौता हुआ था, किसके साथ हुआ था, मिस्र के साथ समझौता हुआ था। और आपसी समझौते के द्वारा मिस्र ने बोला ब्रिटेन को कि आइए, मतलब हम आपके साथ व्यापार करेंगे, ये सारी चीजें, यानी कि एक तरीके से उपनिवेश वाली स्थिति थी। तो वहां पे मिला, तो ये जर्मनी को अच्छा नहीं लगा, बोला कि अच्छा देखो ये कैसे कर रहा है। उसी तरीके से मोरक्को के ऊपर फ्रांस का अधिकार हुआ, तो देखा कि अच्छा फ्रांस भी मोरक्को के ऊपर अधिकार कर रहा है, ये भी गलत बात है। जर्मनी को ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये गलत है और ये बहुत ही बुरा चीज़ है, ठीक है, मेरे लिए तो एकदम हमको कुछ नहीं मिल रहा है और सबको सब मिल रहा है। तो जर्मनी मोरक्को की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था और फ्रांस अपने हितों के आगे अंधा बना हुआ था। और 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, अधिकार कर लिया था। फ्रांस जो है वो मोरक्को के अधिकांश भागों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया और इस क्षेत्र को सर्बिया भी लेना चाहता था। अब देखो क्या हुआ, 1904 ईस्वी में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया जो है ना वो तुर्की पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। क्या करना चाहता था, अधिकार जमा लिया था। और इस क्षेत्र को सर्बिया भी चाहता था, सर्बिया चाहता था। तुर्की को हम दिखाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ग्रीन कलर का, ये तुर्की है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये तुर्की है। तो इसके ऊपर जो है वो ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया और इसी हिस्से को कौन चाहता था, सर्बिया चाहता था। ये वर्ल्ड मैप में अगर आप देखिएगा तो सर्बिया आपको दिखाई देगा यहाँ पे बगल में। तो सर्बिया भी चाहता था कि हम क्या करें, इसके ऊपर शासन करें। तो इस सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था रसिया, कौन सपोर्ट कर रहा था, रूस सपोर्ट कर रहा था सर्बिया को। और ऑस्ट्रिया किसका पार्टी में था, जर्मनी के पार्टी में था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है वो बाल्कन क्षेत्रों में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहता था। कौन कायम करना चाहता था, सर्बिया, ठीक है। इसके लिए उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दी। इस पर जर्मनी जो है वो खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। अब देखो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या हो चुका था, गठबंधन हो चुका था, ये समझौता हो चुका था ना, बताया था, ट्रीटी हो चुका था। इसी के कारण ऑस्ट्रिया को धमकाया कौन, रूस धमकाया सर्बिया के तरफ से। तो जर्मनी खुल के सामने आ गया, बोला कि अच्छा थोड़ा मार के दिखाओ ऑस्ट्रिया को। तो इसलिए रूस जो है बोला कि ना अभी टाइम सही नहीं है, ठीक है, अभी रहने देते हैं, हथियार अपना अंदर रखो। अब देखो क्या हुआ लेकिन इस घटना से रूस और जर्मनी में कटुता बढ़ी। साथ ही जर्मनी फ्रांस के प्रति भी उतना ही विषाक्त था। मतलब जर्मनी जो है वो बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ले चुका था और जर्मनी का चांसलर जो था वो बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास और लॉरेंस पर अपना अधिकार कर लिया था।
जर्मनी ने मोरक्को में अभी फ्रांस का डटकर विरोध किया और फलतः यह खाई बढ़ती गई और इसने विश्व युद्ध को क्या कर दिया, और नज़दीक कर दिया। मतलब अब तो विश्व युद्ध होना ही होना है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे युद्ध की शुरुआत, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। मतलब चारों तरफ से एकदम हथियार लैस है, सेना भी एकदम तैयार है कि अब मार देंगे, कि अब कब मार देंगे। मतलब पूरा एकदम गुस्सा वाला माहौल बना हुआ था, लेकिन लड़ाई की शुरुआत नहीं हो रही थी। अब अगर आप आस पड़ोस में भी देखिएगा तो लड़ाई की शुरुआत क्या होती है। मान लीजिए कोई छोटी मोटी घटना है, पहले से ही दुश्मनी चली आ रही है, और कोई छोटा सा भी अगर घटना होता है तो लड़ाई क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यही एक छोटी सी घटना की जरूरत थी कि कब लड़ाई शुरू होता है, तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेराजेवो हत्याकांड। हम लोग पढ़ेंगे सेराजेवो में क्या हो गया था, आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के क्या थे, राजकुमार थे, उनका हत्या हो गया था, मर्डर हो गया था। और इसी के साथ क्या हो गया था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो ये सारी घटनाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्लास जो है वो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।